नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने पर तो बातचीत करेंगे ही, प्राइसेस पर एक आउटलुक लेंगे, साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी का दिसंबर में एक्सपोर्ट कम रहा है। क्या है कारण, आगे के एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या डिमांड है इंडस्ट्री की, सरकार से, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर थोड़ी सी रिकवरी बनी है। आईईए और ओपेक के डिमांड एस्टिमेट्स के बाद एक सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन कितनी टिकाऊ है ये छोटी सी तेजी जो हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, इस पर भी करेंगे बात करेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज की भी, स्पेशली एग्री पैक में स्पाइसेस पर फोकस करेंगे, जहां पर वापस हम लगातार लोअर सर्किट लगते हुए देख रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, कुअर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा और साथ ही जीजेसी के चेयरमैन सैयम मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले गोल्ड के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं और जो रीसेंट एक्सपोर्ट डेटा आया है उस पर करते हैं बातचीत, जहां पर देश में जेम्स ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है। दिसंबर में एक्सपोर्ट 9% के आसपास गिरा है। जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है वो 219 करोड़ डॉलर के आसपास रहा है। सईम, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो एक्सपोर्ट में कमी रही है उसके पीछे क्या सिर्फ डिमांड कंसर्न्स नजर आ रहे हैं? कितना एक्सपोर्ट रहा है अगर हम डायमंड साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, और आगे के लिए एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कैसे इंडिकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी दिसंबर के अंदर ग्राहकी थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी कम रही, जिसके वजह से जब भी क्रिसमस का और बाकी माहौल आता है तब पूरी वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा हॉलीडेज के ऊपर भी ध्यान ज्यादा रहता है, जिस वजह से डिमांड थोड़ी कम रही, जिसके वजह से हमने गवर्नमेंट को कहा है कि रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ डायमंड्स के अंदर 5% से कट एंड पॉलिश को 2.5% किया जाए। और ऐसी SNZ का जो जोन है जिसके अंदर जो बाहर से जो माइनर्स, इंटरनेशनल माइनर्स हैं, जो आके अपना डायमंड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ऑक्शन हाउसेस के थ्रू बेचना चाहते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो हमारे साथ जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, चाइना, श्रीलंका, इजराइल, वो सब मार्केट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव के लिए इजीनेस हो जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वो रेट्स, बराबर रेट्स के अंदर माल बेच सकते हैं, और हमारे को इसमें प्रॉब्लम आती है। सो ये एक हमने डिमांड की है गवर्नमेंट को, जिससे एक्सपोर्ट्स वापस बढ़ सके। वापस जो 9% का जो नवंबर दिसंबर के अंदर जो हमारा डाउन ट्रेंड आया है वो आके नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर बढ़ सके। आज भी, इस साल भी हमने 2.93 बिलियन डायमंड व्यूइंग के लिए SNZ के अंदर आए थे, और अगर ये छूट मिल जाए जहां पर उनको टैक्सेबल फॉरेन इंटरनेशनल माइनर्स को इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं हो और दिखा के यहाँ पर ट्रेडिंग कर सके जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर कर सकते हैं, तो वापस ये चीज बढ़ सकती है। और हमारी ये सोच है कि 43 लाख जो लोग एम्प्लॉयड हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो आगे जाकर अगर गवर्नमेंट की बराबर बजट के अंदर और बाकी टाइम के ऊपर हमारी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाएगा, तो हमारे वापस डिमांड बढ़ सकती है। अच्छा सही है, एक चीज बताइए, क्या इनको बजट एक्सपेक्टेशंस भी मान के चलें जो आपने डिमांड रखी है सरकार के सामने? पहली चीज। और दूसरा ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपने काफी बातचीत की है, लेकिन अगर हम बाकी सेगमेंट्स की बात करें, फिर चाहे वो डायमंड सेगमेंट हो या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे मुद्दे हो, इनको लेकर क्या बातचीत हुई है आपकी सरकार से, या क्या डिमांड आपने रखी है? देखिए, लास्ट ईयर भी हमने डिमांड रखी थी कि जो गोल्ड का, सिल्वर का और प्लैटिनम का है उसका इंपोर्ट ड्यूटी घट के 7.5% कर दी जाए। लेकिन पिछले 2 सालों से कस्टम ड्यूटी के ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा रवैया नहीं है कि उसको घटाने की कोई सोच है, और इस टाइम पर भी बजट जो है वो इलेक्शन बजट के हिसाब से ऐसी कोई डिमांड हमने जो जो भी रखी है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी की है, गोल्ड की EMI की है, और काफी और भी डिमांड्स हमने जो गवर्नमेंट की रखी हैं, वो जून जुलाई के बजट के अंदर ऐसा दिखता है पूरी होगी। लेकिन हमारा काम है कहना, 40A के अंदर जो इनकम टैक्स का लॉ है, जिसके अंदर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जब अपना कस्टमर बेचने आता है हमें, तब हम सिर्फ 10,000 रुपया ही कैश दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो 1 लाख रुपए तक उसको कर दिया जाए। कैपिटल गेन टैक्स है, उसको उसको भी रिवाइज कर दिया जाए, जहां पर ज्वेलर्स के पास जो रेट्स बढ़ने के वजह से जो टैक्सेबल इनकम बनती है उसके ऊपर भी इजाफा किया जाए। तो ये सब डिमांड्स हमने रखी हैं, लेकिन ये फरवरी के अंदर जो है उसके अंदर मुझे हमें डिफिकल्ट लगता है ये चीज पूरी होना। लेकिन जून और जुलाई के अंदर जो आएगा बजट, उसके अंदर हमारी सोच है कि ये मांग पूरी होगी। ओके ओके, चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जून का जो बजट आएगा आफ्टर इलेक्शंस, वहाँ पर शायद ये डिमांड्स पूरी होते हुए दिखाई दे। चलिए, एक चीज़ और सही है, अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो वो कैसे फिलहाल नज़र आ रही है? प्राइसेस तो हल्के हुए हैं,
वेडिंग डिमांड इंटैक्ट है, काफ़ी ऊपर जा भी चुके थे प्राइसेस। ये भाव नीचे आने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? डिमांड थोड़ी सी एनहांस हुई है या फिर किस तरीके के ट्रेंड्स है फिलहाल? 13 जनवरी से जब मकर संक्रांति पोंगल आता है उसके बाद ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिमांड अच्छी हो जाती है। प्राइस ने भी काफी सपोर्ट किया। बीच में कल जब ईरान और पाकिस्तान के अंदर जो हल्की सी मुठभेड़ हुई है उसके वजह से $7 से $8 भाव गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं। 61,800 MCX हुआ है। अपेक्षा ये करते हैं कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो और यहाँ से लाख से सवा लाख रुपए तक बढ़े, 62-63,000 तक आएंगे अगले महीने। तो डिमांड इसीलिए काफी अच्छी है। फरवरी एंड तक अच्छा सीजन रहता है, काफी त्योहार रहते हैं, लाइट वेट ज्वेलरी अच्छी बिक रही है। और वेडिंग की जो ज्वेलरी आती है वो मिड मार्च अप्रैल से बिकना चालू होगी। अक्षय तृतीया के टाइम पर, जब 10 मई को अक्षय तृतीया है तो अप्रैल से उसकी भी सेल अच्छी चालू हो जाएगी। दिसंबर का जो महीना था वो काफी वीक रहा रिटेल सेल्स के अंदर, क्योंकि डिमांड काफी कम थी, रेट्स काफी हाई थे और उसके वजह से इंपोर्ट की फिगर्स भी काफी कम थी। हर साल जो फिगर्स रहती है 800 टन की इंपोर्ट की, वही फिगर के नजदीक ये साल की भी दिसंबर की फिगर्स रही। 1780 टू 1790 टन इंपोर्ट हुआ है पिछले साल, और ये साल के अंदर भी 2 to 3% ही ग्रोथ आएगी, लेकिन इसके आसपास ही इंपोर्ट की फिगर्स रहेंगी। और इस साल भी हम ग्रोथ देखेंगे तो गोल्ड बुलियन और कॉइन्स को छोड़ के ज्वेलरी की सेल्स ज्यादा होगी। 10 to 15% की ग्रोथ जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इस साल भी आते हुए दिखती है। अच्छा, क्विकली संयम, एक राय आपकी भाव पर भी, भाव को लेकर आपकी सोच क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ा सपोर्ट तो हमने आते हुए देखा है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से भाव हल्के हुए हैं, फिर चाहे वो रेट कट की होप्स डिम हुई हो या फिर डॉलर इंडेक्स में मजबूती क्यों ना आई हो। अब आगे सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन से इंपॉर्टेंट रहेंगी गोल्ड के मूवमेंट के हिसाब से, बट नियर टर्म में क्या राय है आपके भाव को लेकर? देखिए, भाव अभी बीच में थोड़ा घटा है। भाव घटने के बाद जो $7-8 की जो तेजी आई है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आई है। गोल्ड यहाँ से जो 61,800 है, ये 62,800 63,000 तक फिर से जा सकता है, ये टेंशन के होते हुए। 5 कभी भी हम देखेंगे कि जब भी फेड बोलता है कि 5 रेट कट्स करेगा या 4 करेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले साल वो करे। अभी अपेक्षा ये है कि 3 रेट कट्स करेगा, तो इस वजह से गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में आके नीचे आया है। मार्च के अंदर मेरी सोच है कि गोल्ड वापस नीचे आएगा 61,561 तक, लेकिन नियर टर्म 1 मंथ के अंदर मुझे गोल्ड अभी तेजी लगता है। और जो डॉलर टर्म्स के अंदर भी मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी तेजी आने की सोच है। $2022 से फिर से बढ़ के 2080 $2090 तक जा सकता है, और M6 के अंदर 62,800 तक जा सकता है। ओके, चलिए, शुक्रिया संयम शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपकी डिमांड्स और साथ ही साथ प्राइसेस पर भी थैंक यू। धर्मेश भाटिया और रवि द्योरा भी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश, बताइए पहले तो आपकी राय क्या है गोल्ड पर? वेरियस फैक्टर्स आप भी क्लोजली वॉच कर रहे होंगे, क्या व्यू है नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से सोने के प्राइसेस पर? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में भी काफी सुस्ती देखने मिल रही है। पहला क्वार्टर है साल का और मार्केट में अभी भी इतनी ज्यादा वॉल्यूम आई नहीं है। दो कारण है जो मार्केट को लंबी तेजी में लेके आ सकते हैं। एक है अगर डॉलर इंडेक्स यहीं टिका रहा, और दूसरा इंटरेस्ट रेट की घटान। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट पे जो रफ्तार से घटने की गुंजाइश है नेक्स्ट क्वार्टर से, वहां पे आपको सोने में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, और फिर से सोना 2100 2150 के स्तर आपको दिखा सकता है। बहरहाल मार्केट अभी करंट कंसोलिडेशन फेज में है। जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी है नहीं मार्केट में जितनी होनी चाहिए, तो मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी है नहीं। बट करंट सिनेरियो में मैं अभी भी काफी बुलिश हूं। मैं करंट लेवल पे भी सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट इसका 62,000 का रहेगा। पोजिशनली अगर आप होल्ड करें तो ये 63,500 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दिवाली तक आने की गुंजाइश है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मार्केट 2000 का स्तर लेके बैठा है, और एक्सपेक्ट करिए कि 2100 के स्तर आपको उसकी शीघ्र ही दिखा दे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मेरे सोने में रहेगी। रवि, सिल्वर पर क्या राय है आपकी? कंपेरेटिव टू गोल्ड, सिल्वर भी आई थिंक वहां पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां पे बेस मेटल का भी फैक्टर है। लगातार बेस मेटल में थोड़ा टैपिड मूव है। हालांकि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2270 डोमेस्टिक मार्केट में 71,200 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट है वो आगे काफी वॉच करना पड़ेगा। बट यस, इमीडिएट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेंज है वो 71,000 से लेके 72,300 तक की बनी रहेगी। कोई बड़े डेटा नेक्स्ट वीक तक नहीं है, एंड पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी बढ़ रही है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर पे आ रहा है।
तो आज इवनिंग में मुझे लग रहा है कि अगर कोई डिप मिलते हैं तो एक बाइंग के लिए अट्रैक्टिव लेवल होगा 71,200 के करीब। अगर 71,200 के करीब मिलता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस 70,700 का लगा है। एक लिमिटेड अपसाइड 72,300 तक के देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का मूव आज आपको इवनिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई सोने और चांदी की। फटाफट से कच्चे तेल पर राय और ले लेते हैं। और यहाँ पर IEA ने जो 2024 के ग्लोबल ऑयल डिमांड के जो फोरकास्ट था उसको इंक्रीज किया है। हालांकि IEA की जो प्रोजेक्शंस है वो अभी भी ओपेक से तो कम ही है, लेकिन दूसरी तरफ IEA का मानना ये भी है कि मार्केट वेल सप्लाइड है। लेकिन कच्चे तेल में पिछले 2 दिनों में भाव थोड़े से हमने ऊपर आते हुए देखे। $79 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट टेंशंस कैसे टर्न आउट होती हैं। वो थोड़ी भी एस्केलेट होंगी तो शायद प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। क्या राय है आपकी इन सब ट्रिगर्स के बीच में कच्चे तेल पर, धर्मेश? बहरहाल मार्केट में काफी फर्मनेस है। अगर आप देखिए ये सारे डेटा तो प्लस है ही, प्लस मैं कहना चाहूंगा कि आगे के 4 महीने अगर आप नवंबर से लेके आप जून तक, यानी नवंबर जो 2023 से जब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी देखने मिली थी, मार्केट एकदम फ्लैट हो चुका है। करंटली भी मार्केट $73, $74 जुलाई तक के लेवल सेम प्राइस पे चले। इसका मतलब है कि मार्केट में काफी बड़ी कंसोलिडेशन और तेजी का ही माहौल बन रहा है। प्लस ठंडी अच्छी खासी है और एक्सपेक्ट करिए कि ये ठंडी की वजह से और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आ रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहा है, उसमें भी काफी तेजी देखने मिल सकती है। 8 फरवरी को ओपेक की मीटिंग है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब जब प्राइस $70 के गिर आया है तब तक ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट की है। तो यहाँ पे एक काफी अच्छी एक समझी हुई, आप देखिए कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज से मार्केट एक ऊपरी तरफ पर आ रहा है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे तेजी करके चल सकते हैं। $75 से $77 WTI और ब्रेंट $82 to $83 के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जब तक मार्केट 6,000 का स्तर मेंटेन रखा है, यहाँ पे हर एक डिप पे बाय करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे मेरी बाय की सलाह रहेगी और इमीडिएट टारगेट इसका 6,300 से 6,400 का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही कच्चे तेल पर नियर टर्म में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह है। 6149 के मौजूदा लेवल्स M6 पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बेस मेटल्स पर बातचीत करेंगे धर्मेश से, साथ ही एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करेंगे रवि से। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रवि दियोरा, धर्मेश भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं। अब बातचीत करते हैं बाकी स्ट्रैटेजीज की। और सबसे पहले एक बेस मेटल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज के सेशन में काफी मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जिंक थोड़ा नीचे है, एल्यूमिनियम फ्लैट है, बाकी लेड हरे निशान में कारोबार कर रहा है और कॉपर भी फ्लैट कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो एक्शन मिसिंग है पिछले कई सेशन से बेस मेटल्स पर। क्या राय है धर्मेश आपकी एज अ पैक ऑन बेस मेटल्स, और कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या? डेफिनेटली आपने कहा है, मार्केट डेफिनेटली एक काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है नहीं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना का एक स्टिमुलस पैकेज आएगा, उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी, बट वो आने के बावजूद भी मार्केट में इतनी तेजी आई नहीं है। डॉलर काफी फर्मनेस दिखा रहा है, इस कारणवश आपको कमोडिटी में इतनी तेजी आ नहीं रही है। बट मैं अगर इसमें बेट करना चाहूंगा तो मैं कॉपर में करूंगा, क्योंकि अगर देखिए कॉपर का जो स्तर है 2023 और 2024 की बात करें तो 700 से 800 का दायरा है और मार्केट डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं करंट 714 के लेवल पे बाय की सलाह दूंगा। 710 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट इसका 720 का रहेगा, बट पोजिशनली ये कमोडिटी 740 750 के स्तर भी दिखा सकती है। तो कॉपर में मेरी बेट रहेगी बाय करने की। ओके, तो कॉपर एक बेस मेटल रहेगा पूरे ही पैक से, जहां पर खरीदारी के ट्रेड्स बन सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एग्री कमोडिटीज की तरफ रुख करते हुए पहले बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर जीरे में कल भी लोअर सर्किट था, आज भी लोअर सर्किट है, और साथ ही टर्मरिक 5% ऊपर है। तो इन दोनों पर ही राय ले लेते हैं। टर्मरिक एक तरफ 5% ऊपर और जीरा 6% नीचे कारोबार करते हुए। इनफैक्ट जीरे की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आई हैं, गुजरात राजस्थान में स्विंग एक्रिएज बढ़ा है, जिसके कारण ये प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई दी है। क्या राय है आपकी इन दोनों ही स्पाइसेस पर अब रवि? जब से लास्ट शो में हमने टर्मरिक में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, तभी हमने बात की थी कि जीरा को अवॉइड करें। इतनी बड़ी वोलेटिलिटी है, मार्जिन्स
हायर लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जीरा में ये वोलेटिलिटी रहेगी। कुछ भी फैक्टर छोटा भी आता है तो उसकी सेंसिटिविटी काफी है। और अभी जो मेजर प्रॉब्लम है वो एक्सपायरी है। अभी एक्सपायरी का टाइम चल रहा है एंड पर्टिकुलर एटलीस्ट आज के दिन ये वोलेटिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट वीक से थोड़ी स्टेबिलिटी प्राइसेस में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये करंट एक्सपायरी खत्म होगी उसके बाद फिर से मार्केट नए कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये करेक्शन के बाद कोई बड़ी जगह नीचे बची है। हालांकि टर्मरिक में हमने लास्ट में टर्मरिक में एंड धनिया में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, दोनों में एक अच्छी रैली आई है। मुझे लग रहा है कि ये रैली सस्टेनेबल है। अभी नए कॉन्ट्रैक्ट जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मरिक 14,100 के करीब चल रहा है। 14,000 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 13,800। 14,800 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट वहां पे रखने चाहिए। और धनिया में भी 7,700 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस लगाए 7,620 7,890 तक के लेवल की उम्मीद वहां भी करनी चाहिए। वहां भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की रिकमेंडेशन है। तो मुझे लग रहा है कि आज की वोलेटिलिटी के बाद जो पॉजिटिविटी है वो फिर से जो स्पाइसेस पैक है पर्टिकुलर टर्मरिक एंड धनिया में, ये आगे एक्सटेंड हो सकती है। ओके, व्यू बन रहा है आपका मौजूदा लेवल से? पार्डन? धर्मेश, डॉलर इंडेक्स पर क्या राय है आपकी? देखिए, डॉलर की बात की तो मैं डॉलर में थोड़े फोमो में एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। करंटली अगर आप देखें तो 103 104 के इर्द सस्टेन हो रहा है। पिछले हफ्ते से ऑलमोस्ट $1 तेजी आ चुका है। इमीडिएट टारगेट इसका 105 का रहेगा। पोजिशनली 107 108 की भी जाने की गुंजाइश है। 2024 में इलेक्शन है यूएस का और वो नहीं चाहते कि डॉलर वीक हो, तो कहीं ना कहीं उसे फॉर्मनेस में लाके खड़ा कर देंगे। बट उसके विपरीत आप देखें तो मुझे लगता है रुपया वीक हो जाएगा उस कारणवश और रुपया फिर से 83.50 84 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो मैं डॉलर पे बाय करने की सलाह दूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर में तेजी बरकरार रहेगी। ओके, तो डॉलर इंडेक्स में तेजी बरकरार रह सकते हैं। फिलहाल 103 के ऊपर ऑलरेडी प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार। अच्छा रवि, ग्वार पैक पर क्या राय रहेगी आपकी? फ्लैट प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, इन्हीं लेवल्स के आसपास है, कोई खास एक्शन यहाँ भी नहीं है पिछले कुछ सत्रों से। क्या राय है आपकी? वहां पे थोड़ा डिमांड को लेकर कंसर्न है ड्यू टू दिस मंथ्स के जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस है। इससे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को काफी धक्का पहुंचा और इसे आपसे देखें तो प्राइसेस में अपवर्ड मोमेंटम नहीं बन रहा एंड पर्टिकुलर एक्सपायरी का भी थोड़ा प्रेशर था। तो जब तक ये मीन्स की सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं होती तब तक कोई बड़ी तेजी के आसार नहीं दिख रहे। सामने इतना सप्लाई भी नहीं है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन आगे और बढ़ सकता है। आप हालांकि जिस हिसाब से प्राइसेस का ट्रेंड है, बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। गुआर सीड है वो 5500 के करीब फरवरी फ्यूचर चल रहा है, उसको बाय करें 5480 के करीब। 5400 के स्टॉप लॉस के साथ 5600 के टारगेट के लिए। वहीं गुआरगम मींस की जो अभी रेंज है वो 10,700 के करीब चल रही है। बाय करें फरवरी फ्यूचर, उसमें भी स्टॉप लॉस लगाए 10,580 का और टारगेट रहेगा 11,000 का। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके आप गुआर सीड एंड गुआरगम दोनों में बाइंग की वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका रवि और धर्मेश दोनों का ही आने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। और यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं AIBI के सालाना कन्वेंशन का, जहाँ पर सेबी चेयरपर्सन माधुपुरी बुच एड्रेस कर रही है। Become a thing. Lot of people come to us, lot of people say a lot of things. But here was this youngster who had actually developed. So let me tell you what he had developed. He had developed a complete mechanism using ChatGPT to basically read an annual report of a REIT and create from it a complete internal SEBI memo across about 12 or 13 regulations to say whether the REIT had actually complied with our 12 or 13 regulations, yes or no. Finally, culmination was a table saying here are the 12 SEBI regulations. Does the document comply with it, yes or no? And on which page of the document is the evidence of compliance? And at the bottom, there was a neat summary of the compliances of all 13. My God, that's incredible. And when I asked him, how long did you take to do this? And he said, Madam, thoda time laga. I said, kitna time laga, Manoj? 2 hafta laga, madam.
I was on top of the moon. I'm like, first of all, this is the capability of our officers, their understanding of both the domain and the technology. And within 2 weeks, he has created something which now every officer can use in that department. And of course, you know, I'm a glutton for technology. So I immediately set up a task force to say, everybody has to now go there. And every operational department, including the department that looks at IPOs, is now going to look at how to actually do this to process IPO documents as well. So in the next, I won't tell you 2 weeks, but certainly in the months to come, we should expect that, you know, 80% of the work that an officer does in processing a document should happen through automation, and then the officer is really applying his mind to the substantive issues that are there in the document.